यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं कौशल पवार जी से। डॉक्टर कौशल पवार जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार। जय भीम आपको। जय आपके भीम। चैनल को मैं लगातार देखती रही हूँ और मैं जी सबसे उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखा जाए, क्योंकि ऐसे वंचित समाज की आवाज संजीव खुद शाह जी हैं। आपके जी दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा काम है ये। एक डॉक्यूमेंट्री की तरह हम इस काम को लें और बहुत बहुत जी मंगल कामनाएं हैं मेरी आपके चैनल को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों से तो डॉक्टर कौशल पवार किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी दल वंचित समाज से ताल्लुक रखते हैं वो उनको बखूबी जानते हैं। डॉक्टर कौशल पवार जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संजीव जी, मैं बेसिकली हरियाणा के एक गांव से हूँ, जो कैथल जिले में पड़ता है। मेरे गांव का नाम राजौंद है और हम्म पहले बहुत मतलब एक ऐतिहासिक गांव का नाम मेरा हुआ करता था। आज भी हम्म उसको, क्योंकि कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध जहाँ हुआ था उसके क्षेत्र में मेरा गांव आता है, राजौंद। हम्म वहीं से मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वहीं से हुई। 1 से और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने लड़कियों के स्कूल से की। उसके बाद फिर हमारे यहाँ उस जमाने में इकट्ठा स्कूल हुआ करता था 11वीं और 12वीं में, जो बड़ा एक दिक्कतों भरा था क्योंकि लड़कों के स्कूल में मुझे पढ़ना था। आप जी जानते हैं कि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ या मेरे गांव का जो हरियाणा में जो एजुकेशन का रेशियो है वो बहुत हम्म पिछड़ा हुआ है। अभी जी भी उस तरीके से उसको नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छे स्तर पे है, और मेरे हम्म जमाने में तो और ज्यादा हुआ करता था। न केवल हमारे दलित समाज की लड़कियां, बल्कि जो जो गैर दलित समाज की लड़कियां थी उनका भी रेशो कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा मुझे 10वीं से 11वीं क्लास में जाने के लिए, क्योंकि एक तो यही था कि हमारे यहाँ एक चलन था कि लड़कियों को इतना पढ़ाना चाहिए जितना वो चिट्ठी पत्री बांच ले। हम्म शादी ब्याह में थोड़ा सा एक बस इतनी ही क्वालिफिकेशन एक तरह से पढ़ने लिखने की हुआ करती थी। इससे ज्यादा हम्म कुछ करियर का, या आप ये देखिए कि एजुकेशन से ज्ञान भी हासिल होता है, ये कोई हम्म उद्देश्य रहा हो ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा और कुछ न नहीं था। केवल मेरे परिवार का बल्कि आसपास की आबादी भी ऐसी ही थी, बहुल जी आबादी की यही सोच थी। तो जी मुझे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस वक्त। और मैं आपको ये बड़ी आपको हंसी भी आएगी, और क्योंकि होता है ना, मेरा ये मानना है कि जब हम बढ़ते हैं तो हमारे साथ ही साथ हमारी सोच का लेवल भी बढ़ता है। आपने जो हम्म सवाल पूछा वो उस सोच का लेवल था। जब जब मैं पूरा एक तरह से बिल्कुल घर में घर के ही विरोधों को झेलते हुए सिर्फ पढ़ाई, और वो भी जिद एक तरह से मेरे चाचा की जो जिद थी, वो चाचा इन द सेंस मेरे फादर। आपके तो बड़ा फादर। मुश्किल हुई 10वीं से 11वीं तक की क्लास में आने के लिए। मुझे 3 दिन की हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, भूख अरे वाह। हड़ताल, तब मुझे 11वीं हम्म में एडमिशन मिला था। और हम्म असल में सच कहूँ तो मेरे चाचा की मैं कमजोरी थी। मैं सबसे हम्म छोटी थी, एक ही लड़की थी। तो हम्म मैं मतलब मेरे लिए भी मैं उसको हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। मुझे पता था कि मेरे चाचा से जब भी मुझे कोई बात मनवानी होती है तो मुझे हंगर स्ट्राइक करनी पड़ती है घर में। अच्छा। तो मैंने हंगर स्ट्राइक की। तो हम्म पूरा दिन मतलब बड़ा मेरे चाचा को, क्योंकि असल में बेसिकली मेरे चाचा के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था कि मुझे, न केवल मुझे बल्कि मेरे तीनों बच्चे इस लायक बने कि वो कुछ आगे जाके कुछ करें, कम से कम हम्म ये लाइफ ना हो जो वो जी रहे थे। लेकिन क्योंकि लड़की होने के नाते एक दबाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी था। ज्वाइंट फैमिली थी, आज भी लगभग ज्वाइंट फैमिली उसी तरीके से है। तो ताऊ चाचों का सबका एक तरह से दबाव रहा कि आगे क्या जरूरत है पढ़ाने की, क्योंकि स्कूल तो 10वीं तक ही था। मतलब 11वीं और 12वीं का भी स्कूल है, इसको स्कूल की तरह देखा ही नहीं गया। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि मुझे ये करना पड़ा उस वक्त। और मैंने खैर किया। 11वीं और 12वीं क्लास हुई। फिर और ज्यादा दिक्कतों का सामना तब आया जब ग्रेजुएशन करनी थी। वो तो हम्म बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वो इसलिए डिफिकल्ट था, मेरा गांव 12वीं तक ही था।
स्कूल मेरे गांव में। इसके बाद तो फर्दर पढ़ाई के लिए आपको या तो जिले के स्कूल में जाना था या आसपास के शहरों में जाना था, वहीं कॉलेज था। तो तब उस वक्त और ज़्यादा हंगर स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ा। न केवल हंगर स्ट्राइक का लेना पड़ा, बल्कि मेरे अपने निजी जो जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, दो व्यक्ति मेरे लाइफ में, माँ बाप के अलावा, परिवार के अलावा, दो व्यक्तियों का जीवन में बहुत योगदान रहा है। मेरे एक चाचा थे असल में, एक मेरे जो बगड़ था हमारा, उसमें वो पढ़े लिखे विद्वान माने जाते थे। अच्छा। हाँ, बेसिकली वो भी, हालांकि थे वो भी 12वीं पास ही, लेकिन उस वक्त की 12वीं के वो इकलौते व्यक्ति थे। अच्छा। तो सम्मान था पूरे समाज में उनका, और मैं उनको बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। चाचा लगते थे हमारे वो रिश्ते में, और सुरेश नाम था उनका। तो मेरे उनके साथ शुरू से ही एक, पता नहीं क्या कहें, मतलब मेरे संबंध जो बने वो उन व्यक्तियों से ही ज्यादा बने जिनको मैंने एक तरह से आगे लड़ते हुए बढ़ते हुए देखा। तो मेरे बगड़ के थे, तो मैं उनके साथ, जब भी मुझे पढ़ाई में दिक्कत आती थी तो मैं उनके साथ जाती थी, उनके घर पे ही पढ़ती थी। और इनफैक्ट मैं यहाँ थोड़ी सी झूठ भी बोल रही हूँ, अब मैं आपने सवाल पूछे तो बता देती हूँ। मेरे घर में जब भी लड़ाई बजती थी, शराब पीते थे सारे, खूब लड़ते झगड़ते थे। 5 भाई थे, पांचों के 5 लठैत थे, खूब शराब पी के हल्लो हल्ला करते थे, मेहनत भी खूब करते थे। लेकिन उस मेहनत के का जो स्या पक्ष था वो ये था कि वो पीते खूब थे। तो पीते थे तो लड़ते भी खूब थे। तो जब भी लड़ाई होती थी तो मेरे लिए एक प्रिविलेज था कि मैं, मेरा जो सुरेश चाचा है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनके घर पे जाके बैठ जाती थी। अच्छा, मतलब उनके यहाँ मैं पढ़ती थी। तो एक तो मुझे ये मिलता था कि मुझे कोई दिक्कत आती थी अगर पढ़ाई में, तो वो मेरा समाधान करते थे। दूसरा, मैं घर की लड़ाई से बच जाती थी। अच्छा। मैंने बहुत वो दौर देखा है कि जब मतलब एकदम अगर बच्चा थोड़ा सा सोचने समझने वाला हो तो यूं लगे कि घर से भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि भूखमरी, लड़ाई झगड़ा, रोजगार ना होना, और पीते तो थे ही आपस में। अगर आप खुद नहीं पी रहे हैं तो पड़ोसी आके पिला जाते थे। अगर आप खुद यूं मान रहे हैं कि नहीं, बच्चों के एग्जाम है, नहीं पढ़ना, तो पड़ोसी आके लड़ाई बजवा के चले जाते थे शराब पी के घर पे। क्योंकि मैंने कहा ना, घर का माहौल ऐसा था कि जॉइंट फैमिली की तरह था। तो मतलब ये नहीं था कि मेरे फादर ही पढ़े, मेरे फादर ही मतलब ना पिए तो झगड़ा नहीं होगा, दूसरे आके बजा जाते थे। तो ऐसे ये माहौल लगभग था। हर ये दलित लगभग बस्तियों में। हाँ, 90 के दशक की मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने 10वीं की, 11वीं 12वीं की। तो एक 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 बनता रहा। तो जब ग्रेजुएशन की बात आई तो बड़ा एक डिफिकल्ट था कि क्या किया जाए। हंगर स्ट्राइक भी समाधान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गांव का माहौल था, राजपूत बहुल क्षेत्र है। मेरे परिवार भी बड़े एक तरह से स्ट्रिक्ट थे, शादियां हो चुकी थी दोनों भाइयों की, बड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन एनीवे, क्योंकि रिपीटेशन होगा बहुत सारी जगह पे, आपने इस बात को सुना भी है। मेरे सुरेश जो चाचा थे, वो मेरे चाचा उनके पास गए, उनको कहा कि क्या करूं मैं, मेरे समझ नहीं आ रहा कि आने जाने की बड़ी सुविधा, बस में आना जाना होगा, 60 किलोमीटर गांव से कॉलेज है, क्या करूं। खैर, कुल मिला के मैंने भी हार नहीं मानी। सुरेश अंकल मैं बोलती थी उनको, सुरेश अंकल ने भी हार नहीं मानी। हम लास्टली हंगर स्ट्राइक करने के बाद अब मेरे चाचा को मैं मनाने में सफल रही। तब मेरा एडमिशन हुआ ग्रेजुएशन में कैथल जिले में। वहां से होने के बाद फिर मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन था, फिर एक लंबी यात्रा रही। फिर मैंने रुकने का एक तरह से नाम नहीं लिया। इसमें एक पॉजिटिव बताऊं मैं बिल्कुल आपको, एक ये भी रहा कि मेरा जो उस वक्त की जो सोच समझ थी और जो मैं काम करती थी, एक भूख थी पढ़ाई की, ललक थी हर तरह की चीजों को। बस चाचा ने जो कहा था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी। मैं पढ़ाई नहीं मैंने फिर छोड़ी। हर तरह की चीजों को झेलते हुए मैं आगे बढ़ती गई, पीछे नहीं मुड़ के देखा। अगर भूखा रहना पड़ा तो मैं भूखा रही, अगर कहीं कहीं झुग्गियों में रहना पड़ा तो मैं झुग्गी में रही। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मतलब जब मेरे चाचा ने मुझे ये देखा कि ये एक तरह से अड़ी गए आगे बढ़ने में, और जो जो मतलब कहा ना कि लड़कियों को परीक्षा भी देनी पड़ती है। अगर रामायण का उदाहरण लूं तो सीता को ही अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। यहाँ अग्नि परीक्षा हमेशा होती है लड़कियों की। वो अलग बात है कि आग में नहीं कूदे, लेकिन आग से कम भी नहीं था वो। तो एक तरह से मैंने ये परिवार में, गांव में ये साबित कर दिया था कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ।
इधर उधर ताकती झांकती नहीं हूँ। जो एक उम्र का जो डर जो एक होता है ना, पैदा होता है हाँ कि हाँ, लड़की बाहर पेरेंट्स में। जाएगी, कुछ हो गया तो भटक गई, फलाना ढिकड़ा, मतलब जो एक सोच है जो समाज में, क्योंकि समाज में, हाँ। बड़ा प्रोग्रेसिव समाज तो नहीं है ना मेरे यहाँ, तो बहुत सामाजिक पिछड़ापन रहा है। तो मैं उस पे खरी उतरी हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। तो फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया, वहां मैं झुग्गी में रही हूँ, जहाँ लाइन लगती थी बाथरूम की, बड़ी मुश्किल होती थी। मतलब पूरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो दीवार फांद के जो झुग्गियां पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे। और मेरे फादर क्योंकि बहुत मतलब मेहनत मजदूरी करके, दूसरों के घरों में काम करके, कभी रखवाड़ी का, कभी दिहाड़ी मजदूरी का, ऐसे करके मेरा गुजारा चल रहा था। मैं खुद उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थी। मुझे आज भी मेरे गांव के वो लोग जब मुझे देखते हैं जिनके साथ मैं दिहाड़ी मजदूरी करती थी, संजीव जी, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि जितना मैं नहीं मानती कि मैं बहुत बड़ी कुछ चीज मैंने हासिल कर ली है, लेकिन वो लोग जिनके साथ मैं मजदूरी करती थी, जिनके साथ मैं बजरी उठाती थी, टोकरी, जिनके साथ मैं सड़कों पे काम करती थी, जिनके साथ मैं साइकिल दिहाड़ी पे चला के मेरे चाचा को पीछे बिठा के और जाती थी, प्याज और गट्ठे की रोटी खाते थे दोपहर को, वो लोग आज जब भी मुझे इस मुकाम पे हासिल हुए देखते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उन आंखों में जो वो गर्व की अनुभूति होती है। मतलब अभी पिछले दिनों में मैं जब गांव में गई, मैं मेरी गाड़ी में मुझे झिझक होती है जाते हुए घर पे। मतलब पता नहीं मेरा ये मानसिकता है, छोटी मानसिकता है मैं बिल्कुल, या यूं कहें कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे यूं लगता होता है कि मैं उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं मेरा बचपन इस तरीके से गुजरा, मैं उनके साथ यूं गाड़ी में बैठूं और वो आज भी वही है, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ सी होती है। तो ऑलमोस्ट मैं उतर जाती होती हूँ। अभी पिछले दिनों में छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करती हूँ। ऐसे ही तो मेरे चमार जाति से मेरे परिवार में थे जिनके साथ मैं दिहाड़ी मजदूरी करती थी मेरे चाचा के साथ जाके। तो वो बाई चांस उन्होंने देख लिया मुझे गाड़ी से, रोड पे जैसे मैं आ रही थी, पता नहीं उन्होंने कैसे देखा। मेरे चाचा के बहुत अच्छे दोस्त थे, देख मैंने भी लिया, तो दोनों की आंखें मिली हमारी। मुकेश ड्राइव कर रहे थे, मैंने कहा मुकेश को कि 1 मिनट गाड़ी साइड में लगाना। मैंने गाड़ी साइड में लगवाई और मैं उतरी, तो मैंने उनको ऐसे चश्मा उतार के मैंने कहा चाचा पहचाना? तो उन्होंने कहा बेटा लग तो रहा है, लेकिन बेटा यूं भी डर सा लग रहा है कि कभी मेरा गलत हो अनुमान। मैंने कहा आपका अनुमान सही है, मैं वही हूँ। तो आप मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, उसके आंखों में जो आदर था, जो सम्मान था, मतलब आप सोच के देखिए कि अगर हमें ऐसा कोई यूं टकरा जाए, तो मुझे खुद भी अपने आप में ये लगा कि उन्होंने एकदम मुझे तुरंत उतरते ये कहा कि आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जयपाल मिल गया मुझे। मतलब मेरे को मेरे गांव में दूसरा जयपाल बोलते हैं कि ये जयपाल है दूसरा। मतलब क्योंकि हाँ, मेरी लड़कियों की तरह आदतें थोड़ी कम रही हैं, कम इन द सेंस मतलब मैं ज्यादातर आदमियों में ज्यादा रही हूँ शुरू से ही। मतलब ताश खेलना, चौपाल में थाई में हुक्का भरते थे जैसे लोग, मैं बैठ जाती थी उनके पास, बड़े बूढ़ों के बीच में रहना, थोड़ी आदतें थोड़ी डिफर करती थी मेरी शुरू से ही, बचपन से ही। जैसे कोई मर गया तो होता नहीं, वो जाते हैं करने, तो मुझे कभी ऐसी कोई झिझक मेरे चाचा ने नहीं हुई कि मुझे नहीं जाना। ऐसे ही शादियों में हमारे यहाँ न्योंदा डालते हैं, तो वो डायरी, उसमें बही खाता, डायरी जिसको आप आज के टाइम में कहेंगे, बही खाता, बही लिखनी होती है। तो मेरे चाचा मुझे चौपाल में बिठा देते थे, हाँ कि बही लिखो, तो मैं बही लिखती थी। तो वो लोग सारे उस तरीके से मुझे जैसे भी यूँ कहते थे कि जयपाल, ये दूसरा जयपाल है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जिद वो सारी छवि एक तरह से चाचा की नजर आती है उनको। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जान करके नई जानकारी भी मिली, बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो सत्यमेव जयते में आपका प्रोग्राम हुआ, जिसमें मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बार एक पूरे भारत में सफाई कामगारों का मुद्दा जो है वो सामने आया, और आप उसको लेकर के आपने खुलकर के अपनी बात को रखा, और आप प्रेरणा भी हैं जो महिलाएं हैं, ना केवल सफाई कामगार समाज की बल्कि पूरे दलित समाज और पूरे भारतीय जो महिलाएं हैं उन समाज की भी आप प्रेरणा है कि आप किस प्रकार से संघर्ष करके आप एक मुकाम तक आप पहुंची हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि जो सत्यमेव जयते में जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में कुछ यादें आप साझा करें, जो पर्दे के पीछे हुई, कैसे आपसे आमिर खान साहब ने आपसे संपर्क किया और क्या हुआ, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि उस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी
ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं भी इसी बहाने उन यादों को ताज़ा करूं। असल में एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरे पास अचानक एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपसे बात हो सकती है? मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं स्वाति चक्रवर्ती बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया बाय चांस, मेरे यहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। थोड़ी सी देर के बाद प्रोफेसर राजेश पासवान जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा क्या कर रही हो आज? मैंने कहा सर कुछ नहीं कर रही। बोले जेएनयू की तरफ आ जाओ। मैंने कहा सर आ जाती हूँ। मेरा उनके साथ बहुत आदर सूचक और प्रेम वाला भाव है। तो मैंने अपना गाड़ी उठाई, मैं पहुंच गई। तो मैंने कहा जी बताइए। तो हम लोग जेएनयू में एक कमरे में बैठे, हॉस्टल में ही। तो उन्होंने मुझसे परिचय करवाया कि ये स्वाति है और ये अरफा ने नंबर दिया है। अरफा को मैं पहले से ही जानती थी। तो आपसे बात करना चाहती हैं कुछ। मैंने कहा जी बताइए। बोले कि हम तीनों बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। पहले राजेश पासवान जी की चर्चा हुई, उन्होंने उनसे बात की। तो मैं सुन रही थी आराम से बैठी हुई। मेरा एक तरह से ये पहला भी अनुभव था उस तरीके से कि ऐसे बात भी की जाती है। हालांकि मुझे एक्साइटेड था कि इतना बड़ा कैमरा और 2-3 लोग उसमें, बड़ा अच्छा सा भी लग रहा था। अब जेएनयू के रूम में, हॉस्टल के रूम में हमारी बातचीत हुई। तब उन्होंने कहा ठीक है अब कौशल जी आप बताइए। तो वो कैमरा उन्होंने मेरी तरफ घुमा लिया। तो मैंने ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैंने बता दिया ना कि ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग ऐसे बैठे थे, मैंने बातचीत करी। तो बातचीत करने के बाद फिर जब हो चुकी दोनों तीनों की रिकॉर्डिंग, दोनों तीनों की रिकॉर्डिंग होने के बाद उसने मुझे बताया कि बेसिकली कौशल जी हमने आपसे ये बात करनी थी कि हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं और इसको आमिर खान जी देखेंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग को हम जगह जगह बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग ले रहे हैं और इसको आमिर खान जी देखेंगे। वो थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आमिर खान प्रोडक्शन। और जिनका भी जो भी बातचीत होगी तब हम आपको अपडेट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। बात आई गई हो। मैंने नहीं अच्छा। मतलब मुझे कोई ज्यादा सा, और मेरा क्योंकि हीरो हारो का मेरा कोई ज्यादा सा फर्क सा नहीं रहता। मतलब मैं कोई ज्यादा सा फिल्म देखती हूँ, खूब देखती हूँ, टीवी भी देखती हूँ। लेकिन एक जो लड़कियां या महिलाएं जो पागल हो जाती हैं हीरो के पीछे, वैसा वो नहीं ऐसा था। सा कोई ना, ऐसा कोई भाव नहीं था। ठीक है देखेंगे तो देखेंगे। बात आई गई हुई। कई महीनों बाद एक दिन अचानक मेरे पास स्वाति चक्रवर्ती का फोन आया और उसने मुझे सीधा कहा कि आमिर खान के मैनेजर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा एकदम लगा कि क्या बात है। तो मैंने कहा ठीक है बात करवाइए। तो मैनेजर से बात हुई। तो मैनेजर ने कहा कि आमिर खान जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे एकदम तो मतलब अंदर से एकदम तो लगा कि अरे मतलब आमिर खान साहब बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी सर, मतलब बातचीत हुई अब घर में कैसे हैं ये वो, एकदम औपचारिक। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी। और आप बताइए आप कब आपसे बातचीत हो, कब आप बॉम्बे आना चाहेंगे। मुझे समझ ही नहीं आया एक बार के लिए तो क्या कहूँ। मैंने कहा सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं बताती हूँ आपको। तो बात भी उस तरीके से भी एक झिझक टाइप सी होती है जो वो भी थी। दूसरा मैं एकदम सीधा जवाब भी नहीं दे पाई कि मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये कुछ वो क्या रीजन था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी आज आपके सामने, कैमरे के सामने बता रही हूँ आज। जी जी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं सोच के बताती हूँ। उसके बाद हमारी इतनी बातचीत हुई सिर्फ। देन फिर मेरे पास दोबारा स्वाति चक्रवर्ती का फोन आया। उन्होंने कहा कौशल जी बताइए आप आ जाइए। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरा है इंटरव्यू जेएनयू में और मुझे पर्दे के ऊपर आने का कोई ज्यादा सा है नहीं। हम लोग काम कर रहे हैं, जितना कर दिया ठीक है। दूसरी चीज ये कि मेरे इंटरव्यू के बाद देखते हैं क्या होगा। अभी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि मैं आऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं कौशल जी आप प्लीज करिए कुछ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगी। मैंने मना कर दिया, एकदम साफ मना कर दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जेएनयू में। तो उसके बाद अंदर से मेरे को ना हुक सी उठी। मैं कहा यार मैं किसी से कम नहीं, जेएनयू का मैं स्टूडेंट हूँ, 5-6 किताबें हैं, इंटरनेशनल वाइड मेरा काम है, इसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, सारे मुंडे हिलाते हैं, वजह क्या है। तो अंदर से मैं बड़ा डिप्रेशन में चली गई थी असल में। और जेएनयू में ऐसा नहीं था कि मेरी जॉब कोई कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह पे हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी है, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन जेएनयू के साथ मेरी इमोशंस जुड़ी हुई हैं
और वो हाँ, इस हाँ। रूप से कि मैं वहाँ इसलिए पहुँचना चाहती हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में मुझे ये कहा गया कि मैं उस बेंच पे नहीं बैठ सकती, मतलब दूसरे लोग उस बेंच पे बैठना पसंद नहीं करेंगे जिस पे कौशल बैठी हुई है। तो मुझे अंदर से वो जो पीड़ा, जो एक, आप सोच के देखिए ना, आप बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल, समझ सकते हैं कि जेएनयू बिल्कुल। जैसी यूनिवर्सिटी में पहुंच के भी अगर आपको ये सुनना पड़े कि अगर स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि आप भंगी हो, चूड़े हुँ, समाज हुँ, से आती हो, तो आपके बेंच हुँ। पे कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। आप सोच के देखिए मेरी क्या हालत होगी। या बिल्कुल स्वाभाविक है। तो एक अंदर से एक हुक सी थी कि मैं हुँ, जेएनयू हुँ। में पहुंचूं, एक सपना है मेरा जेएनयू तक पहुंचने का, हाँ, हाँ। लेकिन मैं नहीं जा सकती, मैं जानती हूँ मुझे नहीं हुँ। जाने दिया जाएगा, मैं एकदम, मुझे पता है कि नहीं जाने दिया जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो खैर बहरहाल मैंने अब छोड़ भी दिया कि अब वो किसी काम की है भी नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं हुँ, अपनी हुँ। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी जगह पे हूँ और मुझे हुँ, हुँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर होने के नाते गर्व है मुझे अपने ऊपर कि मैं ऐसी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। जेएनयू हुँ, एक इमोशन है, इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं। हुँ, अगर हुँ। आएगा कभी तो मुझे पाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं उस काबिल हूँ तो उस स्तर को बिल्कुल। अगर मैं छू पाई। लेकिन ऐसी कुछ ही अब कम से कम पागलपन नहीं है जो उस हुँ, वक्त हुँ। एक पागलपन की तरह था। हुँ, तो हुँ। कई दिन हो गए।